हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं। ये चैप्टर 1 का ही पार्ट 1 पार्ट 2 है, अभी पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कवर करना पॉसिबल है, बट कोई इसे देखेगा इंटरेस्ट के साथ ये मैं नहीं कह सकती। इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सो दैट आपको भी अच्छा लगे। आपके पास क्या होगा, क्योंकि आपकी मेंटालिटी सेट हो जाएगी ना कि यार टाइम कम है, सुन ही लेते हैं। इस तरीके से होता है किसी किसी का। तो अभी पार्ट 2 में पढ़ते हैं हम लोग नेम्स ऑफ द लैंड, और एक इसके नीचे एक और टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ये हम इसमें कवर करेंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या है नेम्स ऑफ द लैंड में। देखो हमारी जो लैंड है इसका नाम कैसे कैसे डिराइव हुआ है। हमारी लैंड के लिए दो वर्ड बड़े यूज़ होते हैं, इंडिया एंड भारत, या भरत आप बोल सकते हैं, भारत बोल सकते हैं। तो ये दो वर्ड कैसे डिराइव हुए हैं। अगर बात करें इंडिया की, है ना, किसकी बात करें, इंडिया की, इंडिया कैसे डिराइव हुआ। तो देखो पहले तो जैसे यहाँ पे लिखा है इंडिया वर्ड ना इंडस से आया है। इंडस रिवर याद है ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है। और इंडस को संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं सिंधु उसका हिंदी में नाम है, लेकिन नहीं, ये संस्कृत नाम है इसका, सिंधु। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ईरान और ग्रीस को ढूंढो आप अपने एटलस में। तो अगर आप ईरान और ग्रीस को ढूंढना चाहेंगे एटलस में, तो वेस्ट साइड पे जाना इंडिया के, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये आप खुद से करना, सो दैट आपको लोकेशन वाइज भी आपको ये पता चल जाए कि ईरान कहाँ पर है, ग्रीस कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से ईरान से आए ईरानियंस और ग्रीस से आए ग्रीक्स। देखो ईरान के सिटीजन्स को ईरानियंस बोलते हैं और ग्रीस के सिटीजन्स को ग्रीक्स बोलते हैं, जैसे इंडिया के सिटीजन्स को इंडियन बोलते हैं। ठीक है, और ग्रीक का जो हिंदी मीनिंग है वो यूनानी भी है। कहीं कहीं आपको ईरानियंस एंड यूनानीज बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये ग्रीक्स का ही हिंदी है, यूनानी। तो ये क्या किया इन्होंने, हु केम थ्रू अ नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ये लोग लगभग 2500 ईयर्स अगो जब ये आते थे, जैसे ये है इंडिया, तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट से आते थे, और ये इंडस रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट से आते थे, तो इन्होंने क्या किया, इंडस को ये लोग हिंदोज या इंदोस बोल देते थे, क्योंकि ये इंडस रिवर के साथ फैमिलियर थे, तो ये इसको हिंदोज और इंदोस बोलते थे। और इसके ईस्ट में जो लैंड थी, जो कि हमारा इंडिया है, इसको इन्होंने इंडिया बोलना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ठीक, द नेम भारता या भारता बोल सकते हैं, भारत बोल सकते हैं, वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक वर्ड यूज होता था भरत, जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करता था हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो यही नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है। यहाँ पर एक ग्रुप रहा करता था, ऐसा माना जाता है, जो किस नाम से था, भरत नाम से था। ठीक है, और इस भरत, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो नॉर्थ वेस्ट में रह रहा है, इसका ऋग्वेदा, जो ऋग्वेद है, हमारे 4 वेद है ना, उनमें से एक है ऋग्वेद, उसमें इसके बारे में मेंशन है, जिक्र है। तो ऋग्वेद क्या है, ये एक अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, लगभग 3500 ईयर्स अगो की बात चल रही है, जो ऋग्वेद जहाँ पर जिसका कंपोजिशन हुआ है संस्कृत में। सोचो, तो इस भरत ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में ऋग्वेद में भी क्या है, मेंशन है, जिक्र है। तो इसीलिए क्या किया, हमारे जो लैंड है इसका नाम भरत भी नाम यूज होने लगा। ठीक है, लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री। तो इस तरीके से हमारा जो भारत है, इसका जो नाम इंडिया और जो भारत है, ये डिराइव हुआ है। तो ये 2 स्टोरीज इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ड, वेयर, व्हेन, हाउ ये सब पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। फाइनली आप उस स्टेज पर आ चुके हैं। हम क्योंकि पढ़ रहे थे अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि भाई हम पार्ट्स के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन कैसे। बहुत सारे वेज हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए, जिसमें से यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। देखो, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। पहला काम आप क्या कर सकते हो कि भाई ढूंढो, बुक्स को पढ़ो जो बहुत सालों पहले लिखी गई हैं, जिनको आप मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हो।
ये लिखी गई है हाथों से, और हाथों से लिखी गई है, लेकिन किस पे लिखी गई है? ये लिखी गई है पाम जो लीव्स होती हैं, या पाम लीफ अगर सिंगल फॉर्म में बोलना चाहो तो, ये उस पर लिखी गई हैं। ठीक है। मेन्यू, मेन्यू का मतलब यहाँ पर होता है हैंड या मनु जिसे आप बोलते हो, और मनु एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। और स्क्रिप्ट का मतलब तो आपको पता है, लिपि, जो आप लिखते हो, जिसके थ्रू आपको भाषा समझ आती है, पढ़ने में हेल्प होती है। ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है, ऐसी बुक्स अगर आप ढूंढ सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आप उनको पढ़ के हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हो। एंड मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री। या तो जो पाम लीव्स होती है ना आपके घरों पे भी आजकल, उससे पाम, देखो पाम की जो प्लांट है इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इस तरीके से आजकल बहुत लोगों के घरों पे मिलता है। कुछ वो इतने सारी यहाँ पर लीव्स होती हैं ऐसे ऐसे करके, ग्रीनिश होता है पूरा, शो एज अ शो पीस आप उसे रख सकते हो। एक तो वो होता है पाम लीफ, या फिर स्पेशली जो एक बर्च ट्री होता है जो कि आपको हिमालयाज में मिलता है। ठीक है। उसका जो एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होता है उस पर लिखा जाता है। ठीक है। ये यहाँ पर नीचे कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक ये अभी देखते हैं ये क्या है। तो ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। क्योंकि ये एक लीफ, एक बार्क जो ट्री का है उस पर लिखी गई है, तो पॉसिबल है कि इनको इंसेक्ट जो है वो खा लेंगे, खा सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है ना। तो आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है तो बहुत साल हो गए हैं इनको, इंसेक्ट भी खा चुके हैं और कुछ नॉर्मली वैसे ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कुछ ही हैं जो मुश्किल से बच पाए हैं, सर्वाइव कर पाए हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये कौन सी लैंग्वेज है, ये आप समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये कौन सी उसमें है, यहाँ पर लिखा है इन्होंने, द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स टू सी अ बर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37। तो आपको पेज 37 में जाना है, सो दैट आप क्या कर पाओ, देख पाओ कि कैसे यहाँ पर, ये देखिए ये है लिखा गया है। ठीक है। ये है आपका एक किस पे है, ये बर्च मार्क मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक। मैन्युस्क्रिप्ट एक बुक ही होती है जो हैंड रिटन होती है, आप बोल सकते हो नॉर्मल भाषा में। नेक्स्ट, ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। तो जो बच पाए हैं वो या तो टेम्पल्स में प्रिजर्व थे, या मोनेस्ट्रीज जो मठ होते हैं ना उनमें प्रिजर्व थे। ठीक है। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अब इस बुक में सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ्स हों, आपके जो धार्मिक विश्वास होते हैं, जो भी आपकी धार्मिक प्रैक्टिसेस होती हैं, द लाइव्स ऑफ किंग्स के बारे में आपको मिल सकता है, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में। बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। इसके अलावा आप बोल सकते हो महाकाव्य, कविताएं, प्लेज भी इवन लिखे हुए मिल सकते हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। और अगर लैंग्वेज की बात करें कि किस भाषा में ये लिखे गए हैं, या ठीक है, तो मेनली संस्कृत भाषा में, और एक प्राकृत भाषा भी आपको मिल जाएगी। प्राकृत मतलब होता है जो ऑर्डिनरी पीपल, जो नॉर्मल लोग यूज़ करते थे, क्योंकि पहले जो है संस्कृत को ऐसा माना जाता था कि जो है बड़े ही स्किल्ड लोग इसको बोल सकते हैं, या ये बड़े लोगों की लैंग्वेज है, जैसे आप आज इंग्लिश को समझ सकते हो। ऐसे पहले संस्कृत थी, और जो नॉर्मल लोग बोलते थे उनकी लैंग्वेज को प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे। और तमिल, इन तीनों भाषाओं में मेनली आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट, आप दूसरा चीज़ ये हो सकता है हमारे पास्ट को जानने का, ठीक है, वो हो सकता है मैन्युस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जो दूसरा वे है यहाँ पर जानने का, एक तो है आपका मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरा है वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, कि आपने कुछ इंस्क्राइब किया है। दीज आर राइटिंग्स, ये भी राइटिंग्स ही हैं जैसे मैन्युस्क्रिप्ट थी, बट ये रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस पे आपको मिलेगी, या तो जैसे स्टोन या फिर कोई मेटल। और ये चीज़ें ना आपको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करती हुई दिखेंगी, क्योंकि ये हार्ड सरफेसेस पर बनी हुई है।
Sometimes king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. जैसे किंग्स हैं वो अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब कर देते थे या तो स्टोन पे या किसी मेटल पे, हार्ड सरफेस होना चाहिए, सो दैट लोगों को ये ईजीली दिख पाए, वो पढ़ पाएँ और उनका आज्ञा मान सकें, उनका पालन कर सकें. There are other kinds of inscriptions as well where men and women including kings and queens recorded that what they did. या आपको ये चीज़ें भी इसमें मिल सकती हैं भाई कि और भी लिखवा सकते हैं, जैसे किंग्स हैं, राजा रानी और नॉर्मल लोगों के बारे में भी इसमें आपको लिखा हुआ मिल सकता है जो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक, और हमें इससे जानकारी मिलती है. और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है किंग्स ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. और मैनी टाइम्स अगर आप बात करते हो कि ये इंस्क्रिप्शंस क्यों कार्व किए जाते थे, है ना, हार्ड सरफेसेस पे. किंग्स जो है अपनी अगर जीत गया किसी बैटल में और वो चाहता है कि भाई ये बहुत टाइम तक लोग इसको याद रखें, मेरे बारे में जाने, है ना, तो वो इनको कार्व करा देता था. ओके, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया. ये देखो, ये एक इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर, ये 2250 ईयर्स अगो वाला ये इंस्क्रिप्शन है. यहाँ पे डेट लिखी हुई है, कांधार प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. और ये कांधार में मिला है जो आज के अफगानिस्तान में लाई करता है. ठीक है, और ये इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका. और जो आपके रूलर थे अशोका, ये उनके ऑर्डर पर ये क्या हुआ है, कार्व हुआ है. ठीक है, इसके बारे में भी, अशोका जो राजा थे उनके बारे में भी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज. आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे, हार्ड सरफेस पे लिखने का फ़ायदा क्या है और हार्ड सरफेस पे लिखने से क्या डिफिकल्टीज होती हैं. तो सोचो और इसका आंसर लिखो ज़रा. नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट. अब बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी जो बनी हैं, यूज़ हुई हैं. एंड दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, तो ये जो यूज़ हुई चीज़ें जो बनी हैं, इन चीज़ों की जो स्टडी करता है ना, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट का हिंदी होता है पुरातत्व. ठीक है, पुरातात्विक. तो ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, कौन होते हैं ये? दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर. स्कल्पचर मूर्ति कला से रिलेटेड होता है, यानी मूर्ति कला को बोलते हैं. तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये क्या करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं? जैसे जो भी बिल्डिंग्स है स्टोन और ब्रिक की, उसकी रिमेन्स की स्टडी करते हैं. जो पेंटिंग्स मिली हैं, जो स्कल्पचर हैं, डिगिंग के थ्रू, जो खुदाई के थ्रू आपको मिलती हैं चीज़ें, उनकी ये स्टडी करते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट. एक्सकेवेट होता है खुदाई करना. क्यों? टू फाइंड टूल्स, कि कोई टूल्स मिले पुराने टाइम के, एंशिएंट टाइम का कोई वेपन मिले, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स होते हैं आपके आभूषण. एंड कॉइन्स, सो दैट ये आर्कियोलॉजिस्ट उसकी स्टडी कर पाएँ कि ये किस टाइम का है ना, और कौन लोग इसे यूज़ करते थे, क्यों ये बनाया गया, इस तरीके से. और भी चीज़ें हैं जैसे बोन्स मिलती हैं, बेक्ड क्ले और मेटल मिलता है. इन सब की स्टडी करना होता है आर्कियोलॉजिस्ट को. एन ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो उसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है अभी ऊपर था, उसका एक आंसर तो आपको मिल चुका है कि ऑब्जेक्ट्स जो हार्ड मेटल से या चीज़ से बने हैं वो क्या होते हैं, इम्पेरिशेबल होते हैं. इम्पेरिशेबल का मतलब होता है अविनाशी. अविनाशी यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला, उसका जो डिस्ट्रॉय जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बहुत टाइम इसको लगेगा डिस्ट्रॉय होने में, मुश्किल से ही ये होगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर तीसरा तरीका भी मिल गया आर्कियोलॉजिस्ट का, जिसके थ्रू आपको अपने पास्ट के बारे में जानने का मौका मिलता है. यहाँ पर देखिए, ये एक पॉट है जो कि 4700 ईयर्स अगो का है, और यहाँ पर ये कुछ कॉइन्स हैं, ठीक है, जो 2500 ईयर्स अगो के हैं. तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं देखो, और आज के कॉइन में और पहले के कॉइन में क्या डिफरेंस हैं, ज़रा सोच के इसका आंसर लिखो. इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स. ये मैंने आपको बता दिया कि आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स भी देखते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हो, बर्ड्स के हो, फिश के हो.
सो दैट टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, उनको पता चल सके कि लोग पास्ट में क्या खाते थे, चाहे वो प्लांट के रिमेन्स हों जो सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ प्लांट रिमेन्स होते हैं जो बहुत टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं, ये रेयर ही केस है बट करते हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, है ना, जब क्या होता है जो ग्रेन की जो सीड्स हैं या वुड के पीसेस हैं वो बर्न हुए होते हैं, जलाए जाते हैं या जले हुए होते हैं, तो भी आपको उनका कुछ ना कुछ रिमेन्स मिल सकता है। दे सर्वाइव इन अ चर्ड फॉर्म, या चर्ड फॉर्म आप बोल सकते हो। तो चर्ड का मतलब होता है जले, ये जले हुए फॉर्म में ही सर्वाइव करते हैं। चर्ड का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो चारकोल फॉर्म, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने जलाया होगा, अब कुछ अधूरे रह गए होंगे, तो वो जले हुए फॉर्म में ही उनके रिमेन्स रहते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं कुछ, और इनके थ्रू भी आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है आपका फाइनली हिस्टोरियंस, जो आपको फाइनली ऑर्डर्ड फॉर्म में एक लिखा हुआ हिस्ट्री के बारे में मिलता है। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलिस्ट होना। तो हिस्टोरियंस भी वही स्पेशलिस्ट हैं जो अपने पास्ट को, हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑफ्टन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। तो जो भी इनको मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजी से जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, हिस्टोरियंस उस इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन नहीं बोलते, उसके लिए एक वर्ड यूज करते, सोर्स, यानी स्रोत, ठीक। वंस सोर्सेज आर फाउंड, तो एक बार जब हिस्टोरियंस को ये सोर्सेज मिल जाते हैं, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। तो अब आपके पास्ट में के बारे में जो लर्निंग है, जो आपको सीखना है, वो एडवेंचर बन जाती है एक, है ना। आपको क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है। एज वी रिकंस्ट्रक्टेड इट बिट बाय बिट, क्यों एडवेंचर बन जाती है? क्योंकि हम इसे अब बिट बाय बिट जोड़ने वाले हैं, रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो हिस्टोरियंस हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये डिटेक्टिव्स की तरह हैं, जो सारे सोर्सेस को यूज करते हैं क्लू की तरह। डिटेक्टिव्स भी तो यही करते हैं, जो भी उनको चीजें मिलती हैं अपने केस से रिलेटेड, वो एक क्लू होता है उनके लिए। क्यों? टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट भी क्या होते हैं? एक डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, जो सारे सोर्सेस को एक क्लू की तरह देखते हैं ताकि हमारे पास्ट के बारे में वो बता पाए। ओके, तो ये था आज का पार्ट 2 खत्म यहीं पर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वन पास्ट और मैनी, इससे रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और व्हाट डू डेट्स मीन भी कंप्लीट करेंगे, एंड ये फाइनली चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।